तो बच्चों आगे स्टार्ट करें पढ़ना। आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा कल की क्लास में हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ रहे थे 1897। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे बताओ। यस सर। पढ़ रहे थे। तो बेटा जब मैं आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 पढ़ा रहा था, जब मैं आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 पढ़ा रहा था, तो आपको कल याद हो कल की क्लास में लास्ट में दो छोटे छोटे सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे। एक 25 पढ़ाया था जो कि रिकवरी ऑफ फाइन्स का था, और एक 26 पढ़ाया था जो कि था कि अगर कोई ऑफेंस 2 एक्ट्स में पनिशेबल है तो हमको 2 एक्ट्स में पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हमें किसी भी एक एक्ट में ही पनिशमेंट मिलेगा। याद आया? यस सर। यस सर, हमको याद आ गया। अब याद है मैंने कल आपको दो बीच में सेक्शन बोले थे कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा क्योंकि इनमें टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। एक तो मैंने सेक्शन 23 के लिए बोला था, एक तो मैंने सेक्शन 23 के लिए बोला था, और एक मैंने सेक्शन 24 के लिए बोला था। याद आया? यस सर। यस सर। बेटा मैं सबसे पहले सेक्शन 23 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बेटा मैं सेक्शन 23 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और 23 के बाद मैं आप लोगों के साथ सेक्शन 24 डिस्कस करूंगा। डन है क्या बच्चों? चलिए यस सर। इधर देखना बच्चों, ध्यान से देखना। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मतलब ये जो प्रोसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बच्चों, ये काफी अच्छा प्रोसेस है, ये काफी लीगल प्रोसेस है, काफी समझने वाला प्रोसेस है। मैं एक बहुत अच्छा चार्ट बना के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक बार आप ये चार्ट समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट पे कभी आपको डाउट आएगा। तो बेटा एक मैं सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 23। एक सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, सेक्शन 23। अब बेटा ये सेक्शन क्या बोलता है? सर ये बोलता है कि जैसे कोई लीगल अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जैसे मान लो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या सेबी है, या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद है, या स्टेट गवर्नमेंट खुद है। ये बोल रहे हैं कि मान लो कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जिसको रूल्स बनाने की पावर मिली हुई है, या बायलॉज बनाने की पावर मिली हुई है। बच्चों 1 मिनट देना प्लीज। जी स्टूडेंट सॉरी। तो बेटा मैं आपको ये बोल रहा था कि जैसे बेटा कोई भी अथॉरिटी है, सेबी है, आरबीआई है, कोई भी है बेटा, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जिनको रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की पावर होती है। जैसे आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे कंट्री में बहुत सारे बैंक्स हैं। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों को खुद ही पता होगा बैंक से रिलेटेड सारे रूल्स कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। आरबीआई। तो बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए लीगल अथॉरिटी कौन हो गई? आरबीआई हो गई। आरबीआई। अब बेटा कई सारे सेंट्रल एक्ट्स में, सब में तो नहीं, कई सारे सेंट्रल एक्ट्स में ये लिखा हुआ होता है, सब में नहीं लिखा होता, पर कई सारे सेंट्रल एक्ट में लिखा होता है। जैसे आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, एक एक्ट बना हुआ है आरबीआई का, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसमें ये लिखा हुआ है
इनफैक्ट कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखा हुआ है। कई सारे सेंट्रल एक्ट्स में ये लिखा हुआ होता है कि जब लीगल अथॉरिटी रूल्स या बायलॉज बनाएगी, रूल्स और बायलॉज एक ही बात होती है, आप रूल्स बोल लो बायलॉज बोल लो, बोले जब भी लीगल अथॉरिटी कोई रूल्स या बायलॉज बनाएगी तो बोले उन्हें प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा बेटा? प्रीवियस पब्लिकेशन। प्रीवियस पब्लिकेशन, आराम से सुनना, क्या है? प्रीवियस पब्लिकेशन। तो देखो, जहां नहीं लिखा कि भाई प्रीवियस पब्लिकेशन करना है, चलो वहां तो बात ही खत्म हो गई। पर हमारे देश के कई सारे ऐसे सेंट्रल एक्ट्स होते हैं या कई सारे ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जहां लॉ में क्लियर लिखा होता है कि आपको जो भी लॉ या रेगुलेशन बनाना होगा वो प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा बच्चों? Previous publication. अब सेक्शन 23 जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये सीखेंगे कि प्रीवियस पब्लिकेशन क्या होता है। सेक्शन 23 में क्या सीखेंगे बेटा हम? कि प्रीवियस पब्लिकेशन क्या होता है। समझ में आई बात? यस सर। तो मैंने पहली चीज क्या बोली? मैंने आपको पहली चीज ये बोली कि कई सारे ऐसे सेंट्रल एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं जहां पे ये लिखा होता है कि अथॉरिटी जब रूल्स बनाएगी या बायलॉज बनाएगी तो प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाएगी। अब प्रीवियस पब्लिकेशन का क्या मतलब होता है? वहां कहां डिफाइंड है? वो कहां डिफाइंड है? सेक्शन 23 में। क्लियर है? यस सर। तो बेटा प्रीवियस पब्लिकेशन का हम कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सीखेंगे। प्रीवियस पब्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बेटा हम आज की क्लास में सीखेंगे। इधर देखना। अब सर मान लो कोई सेंट्रल एक्ट है या कोई सेंट्रल रेगुलेशन है, वो ये बोल रहा है रिक्वायर्स द लॉ टू बी मेड बाय प्रीवियस पब्लिकेशन। वो बोलता है कि अगर लॉ बनाना है तो, या लॉ की जगह काम करता हूं रूल्स या बायलॉज ही लिख देता हूं। वो बोलता है कि कोई भी रूल्स अगर बनाने हैं या मान लो बायलॉज बनाने हैं, टू बी मेड बाय प्रीवियस पब्लिकेशन। बोले कोई भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन है, कोई भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन है, वो ये बोलता है कि जो भी रूल्स बनाने हैं या जो भी बायलॉज बनाने हैं, मान लीजिए वो किससे बनाने हैं? प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाने हैं। ये बोलते हैं कि मान लो कोई भी रूल्स बनाने हैं या कोई भी बायलॉज बनाने हैं, प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाने हैं, सेंट्रल एक्ट ऐसा बोलता है। तो बेटा जिस भी अथॉरिटी को पावर है, जिस भी अथॉरिटी को पावर है टू मेक रूल्स या बायलॉज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बैंक्स के केस में रूल्स और बायलॉज बनाने की पावर किस अथॉरिटी को है बेटा बताओ? आरबीआई। तो अब इन्होंने क्या बोला, प्लीज अब फोकस, मैं पहले ही बोल रहा हूं, लिखने पे करना, समझने पे करना, लिखने पे मत करना। बेटा चार्ट ऐसी चीज है, आपका छूट जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप बना लोगे, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग छूट गई तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप अगर अपनी शीट में देखोगे तो मैंने अटेम्प्ट लिखा हुआ है, उस अटेम्प्ट में लास्ट आया था ये क्वेश्चन, और उससे पहले भी 2 बार आ चुका था। ठीक है, तो ये आगे भी रिपीट होने के बहुत चांस रहते हैं टॉपिक में। तो बेटा ये बोलता है जिस अथॉरिटी को क्या मिली हुई है बेटा? पावर मिली हुई है, क्या बनाने की? रूल्स और बायलॉज। अब वो क्या करेगी? सबसे पहले बेटा वो ड्राफ्ट रूल्स बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? ड्राफ्ट रूल्स। आप मेरे से पूछोगे ड्राफ्ट रूल्स क्या होते हैं? बेटा ड्राफ्ट रूल्स वो रूल्स होते हैं जो प्रपोज्ड है, सिर्फ अभी फाइनल कुछ नहीं है, बोले प्रपोजल है। जैसे मैंने प्रपोजल दिया। बेटा एक बात बताओ, कल की क्लास में जैसे नॉर्मली अभी मैं 1:15 पे क्लास लेता हूं, तो आप कहो तो कल की क्लास 1:15 की जगह इवनिंग में ले लो, मुझे मॉर्निंग में कुछ काम है, बताओ क्या बोलते हो? बोलो। ले लो सर। तो ये नहीं, ऐसा मैं सिर्फ एक प्रपोजल दे रहा हूं। ये होता है प्रपोजल देना कि कर लूं क्या यार, ऐसा बताओ कर लूं क्या? अब आपने बोला नहीं सर मत करो, तो मैं नहीं करूंगा। आपने बोला हाँ हाँ सर कर लो, तो मैं कर लूंगा। तो सबसे पहले जिस भी अथॉरिटी को बेटा रूल्स या बायलॉज बनाने की पावर है, वो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? ड्राफ्ट रूल्स। ड्राफ्ट बनाएगी ऑफ द प्रपोज रूल्स।
कुल मिला के आप तो कह रहे हो प्रपोजल बनाएगी, ड्राफ्ट बनाएगी तो प्रपोज रूल्स या बायलॉज। अब पता है क्या करेगी, ये जो उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स बना लिए, क्या बना लिए बेटा, ड्राफ्ट रूल्स बना लिए ना बेटा, ड्राफ्ट रूल्स बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इन ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश करेगी। क्या करेगी बेटा, पब्लिश। Publish. पब्लिश करने का मतलब होता है छापना। कैसे छापेगी, कैसे छापेगी, बोले जैसे उसको ठीक लगे, जैसे उसको ठीक लगे वैसे छापेगी। इन द मैनर, कैसे पब्लिश करेगी, इन द मैनर अथॉरिटी डीम्स सफिशिएंट, जैसे उसे ठीक लगेगा वैसे छापेगी, या फिर जैसे सरकार ने बोला वैसे छापेगी। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं ऐसे ही छापना है तो वैसे ही छापेगी, या इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, बोले जैसे गवर्नमेंट बोलेगी वैसे छापेगी। पता है प्रैक्टिकली कैसे छपते हैं, 2 न्यूज़पेपर में छाप देते हैं बेटा। किस में छाप देते हैं बेटा, 2 न्यूज़पेपर। Newspaper. एक तो नॉर्मली इंग्लिश न्यूज़पेपर रहता है और नॉर्मली एक जो भी लोकल लैंग्वेज होती है ना किसी एरिया की, उसमें छाप देते हैं। जैसे राजस्थान में छापना है तो एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में छाप देंगे, राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो एक हिंदी न्यूज़पेपर में छाप देंगे। महाराष्ट्र में छापना है तो महाराष्ट्र के एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में छाप देंगे, और इसी तरह महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज जैसे मराठी है तो मराठी में छाप देंगे। पता है अब बेटा छाप क्यों रहे हैं, आप ये बताओ छाप क्यों रहे, छाप दिया वो ठीक है, क्यों छाप रहे हैं बेटा, ये रूल्स और बायलॉज छापे जा रहे हैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जो इन रूल से अफेक्ट होने वाले हैं। जैसे बेटा आरबीआई रूल्स बनाएगी तो आरबीआई से कौन अफेक्ट, आरबीआई के रूल से कौन अफेक्ट होगा, बैंक। तो बैंक्स को बताने के लिए कह रहे देख लो, अरे देख लो ये रूल्स हम बना रहे, देख लो तुम समझ लो, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए। और उनको बोलेगी अगर तुम्हारी कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें बता देना। बोले हमें बता देना, बोले हम देख लेंगे। तो सोचो कितना अच्छा बात है, गवर्नमेंट ने रूल छाप दिए, अथॉरिटी ने रूल छाप दिए, अब ये बोल रही है कि जिन लोगों को इन रूल से क्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमको बता देना। तो पता है क्या करेगी, जो भी प्रपोज रूल्स या बायलॉज हैं वो पब्लिश करेगी इन द मैनर अथॉरिटी डीम सफिशिएंट और इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। क्यों पब्लिश करेगी, पब्लिश क्यों करेगी ये समझना जरूरी है। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस likely to be affected by rules, बोले उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए छापेगी जो लोग उन रूल से क्या होने वाले हैं, अफेक्ट होने वाले हैं। उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए छापेगी बेटा जो लोग उन रूल से अफेक्ट होने वाले हैं। कोई दिक्कत, No, sir. अच्छा पता है अब आगे क्या होगा, अब सर अथॉरिटी क्या बोलेगी कि भैया, अब इन लोगों को बोलेगी, इन लोगों को बोलेगी कि देखो भैया अब हमने रूल्स छाप दिए हैं, अब अगर तुम्हें कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब होता है तुम्हें कोई बात कहनी है, तुम्हें कोई सजेशन देना है, तुम्हें कुछ बोलना है, तो बोले वो हमें बता देना। एक लास्ट डेट दे देती है और बोलती है कि इस डेट तक तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन बता दो, कोई सजेशन हो तो सजेशन बता दो। मतलब क्या हो रहा है, सोचो जनता से पूछ के कानून बनाया जा रहा है। सोचो इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या, आप सोचो इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या, जनता से पूछ के, देश की जनता से पूछ के कानून बनाया जा रहा है। देश की जनता को क्या बोला जा रहा है कि देखो यार हम ये रूल्स बना रहे हैं, देखो यार हम ये रूल्स बना रहे हैं, अगर तुम्हारी कोई ऑब्जेक्शन हो, तुम्हारी कोई आपत्ति हो, कोई दुख दर्द हो, तुम्हें रूल में कुछ गड़बड़ लग रही हो तो हमें बता देना, हम मैनेज कर लेंगे। समझ में आ रही है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. अब पता है क्या होगा, अब पता है क्या होगा, आपने इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी, अब इंफॉर्मेशन पब्लिश करने के बाद
जो लोग उस इंफॉर्मेशन से अफेक्ट हो रहे हैं वो लोग उन रूल्स को पढ़ लें, बायलॉज को पढ़ लें, और जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन है उन्हें कंसिडर कर लें। तो अब क्या होगा बेटा, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे बेटा, ये लोग बेटा अपने ऑब्जेक्शंस अगर कोई हैं या सजेशंस अगर कोई हैं तो अथॉरिटी को बता देंगे। किसको बता देंगे बेटा ये अपने ऑब्जेक्शन सजेशन? अथॉरिटी को बता देंगे, या अपने ऑब्जेक्शन सजेशन बेटा अथॉरिटी को बता देंगे। और बस अब पता है क्या होगा आगे, अथॉरिटी इनके ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करते हुए, इनके सजेशंस को कंसिडर करते हुए, जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन है उसके बाद फाइनल रूल्स बना देगी। क्या बना देगी बेटा? फाइनल रूल्स बना देगी। मतलब जिस अथॉरिटी को पावर थी रूल्स एंड बायलॉज बनाने की, वो पहले तो कंसिडर करेगी जो भी ऑब्जेक्शन या सजेशंस उन्हें मिले, जो भी ऑब्जेक्शन या सजेशंस उन्हें मिले, उसके बाद क्या करेगी बेटा? फाइनल रूल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? फाइनल रूल्स बनाएगी। तो क्या होगा, आप ऑब्जेक्शन सजेशन आपने अथॉरिटी को दे दिया, अब अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी शैल कंसिडर objections and suggestions and make the final rules. अथॉरिटी ऑब्जेक्शन सजेशन कंसिडर करके फाइनल रूल्स बना देगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अथॉरिटी कंसीडर करेगी, ऑब्जेक्शन सजेशन और फाइनल रूल्स बना देगी। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। अब पता है क्या होगा? यस सर। आप पता है क्या होगा? फाइनल रूल्स बन गए? बन गए? बन गए क्या? यस सर। अब देखना बेटा, अब बेटा देखना अब क्या होगा। अब ये जो फाइनल रूल्स बने हैं, जो अथॉरिटी है जो रूल्स बना रही है, जैसे मान लो आरबीआई है सर, ये फाइनल रूल्स भी पब्लिश करेगी। आपको वापस से पब्लिकेशन हो रहा है बेटा, ये फाइनल रूल्स भी पब्लिश करेगी, ये फाइनल रूल्स भी पब्लिश करेगी। और जब फाइनल रूल्स पब्लिश हो जाएंगे तब वो बेटा कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब 100% प्रूफ होगा इस बात का कि रूल्स बन गए हैं। अब बेटा फाइनल रूल्स पता है कहां पब्लिश होंगे? फाइनल रूल्स पता है कहां पब्लिश होंगे? फाइनल रूल्स कोई न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश नहीं होते बेटा, अब ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होते हैं अभी। अब आप मेरे से पूछो ऑफिशियल गजेट क्या होती है, तो बेटा ऑफिशियल गजेट होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेज होते हैं। तो बेटा सरकारी दस्तावेज में पब्लिश किया जाता है, ये सरकारी दस्तावेज होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें पब्लिश किए जाते हैं, तब जाके फाइनली रूल्स बनते हैं, 100% रूल्स क्रिएट होते हैं। अब बेटा इस पूरे प्रोसेस को प्रीवियस पब्लिकेशन क्यों बोला जाता है? पहले मुझे बताओ रूल्स कितनी बार पब्लिश हुए हैं, एक बार या दो बार? दो बार। बेटा जो ये पहली बार रूल्स पब्लिश हुए थे, पहली बार जो ये पब्लिश हुए थे, यहाँ पब्लिश हुए थे ड्राफ्ट रूल्स। यस सर। यहाँ पब्लिश हुए थे ना। इस वाले पब्लिकेशन को एक्चुअली प्रीवियस पब्लिकेशन बोला जाता है। ये जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे ना बेटा, इस पब्लिकेशन को प्रीवियस पब्लिकेशन बोला जाता है। तो देखो प्रोसेस क्या हुआ एक बार समझना। सबसे पहले सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में रूल्स या बायलॉज अगर प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाने हैं तो पहली चीज क्या होगी? पहली चीज क्या होगी? जिस अथॉरिटी को रूल्स बनाने की पावर है वो ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज रूल्स बनाएगी। फिर ये जो ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज रूल बने हैं ये पब्लिश होंगे,
पब्लिश इन द मैनर होंगे अथॉरिटी डीम सफिशिएंट या इन सच मैनर होंगे जैसे गवर्नमेंट बोलेगी। पब्लिश क्यों होंगे? पब्लिश होंगे इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस के लिए लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय रूल्स। फिर क्या होगा? ये जो लोग हैं अपने ऑब्जेक्शन और सजेशन अथॉरिटी को दे देंगे, अथॉरिटी इनके ऑब्जेक्शन सजेशन कंसिडर करके फाइनल रूल बना लेगी, और फिर जो फाइनल रूल होंगे वो वापस से पब्लिश होंगे ऑफिशियल गजेट में, और तब जाके ये एक 100% प्रूफ क्रिएट हो जाएगा कि रूल्स बना दिए गए हैं। इस पूरे प्रोसेस को बेटा प्रीवियस पब्लिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। बताइए आया नहीं आया समझ में? बोलिए स्टूडेंट्स, डाउट इस प्रोसेस में? नो सर। किसी भी बच्चे का कोई डाउट इस प्रोसेस में? नो सर। चलिए, तो बेटा एक बार अब अपनी शीट निकालिए, शीट से रीडिंग करेंगे इस प्रोसेस को। निकाल लिया अपनी शीट बच्चों? यस सर। चलिए, provisions applicable to making of rules or bylaws after previous publication, सेक्शन है बेटा 23। अब ये सेक्शन पहला फर्स्ट पॉइंट पे बोल रहा है, फर्स्ट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि रूल्स और बायलॉज प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाने हैं, तो बोले प्रीवियस पब्लिकेशन का प्रोसेस ये होगा, फिर आगे के स्टेप्स में प्रीवियस पब्लिकेशन का प्रोसेस है। तो बोल रहा है वेयर by any central act or regulation, हमें पावर है, a power to make rules or bylaws is expressed, expressed यानी given, हमें रूल्स या बायलॉज बनाने की पावर है, लेकिन कैसे? is expressed to be given, हमें पावर है लेकिन कैसे गिवन है? subject to the condition of rules or bylaws being made after previous publication। मतलब लॉ या रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आपको रूल बायलॉ बनाने बनाओ, लेकिन प्रीवियस पब्लिकेशन से बनाओगे। देन ये बोल रहा है देन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई, बोले ये प्रोविजन अप्लाई होगा। अब बेटा इसकी थोड़ी सी नंबरिंग ठीक करना, एक्चुअली में जो फर्स्ट पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ये है ही नहीं, ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी हुई है। उसके बाद बेटा ये जो सेकंड पॉइंट है या थर्ड पॉइंट है या फोर्थ पॉइंट है या फिफ्थ पॉइंट है, ये नहीं है। एक्चुअल में ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, अब हम प्रोसेस को रीड करते हैं। प्रोसेस का बेटा पहला स्टेप क्या है? ये बोल रहा है द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक रूल्स और बायलॉज शैल, बोले जिस भी अथॉरिटी को रूल्स और बायलॉज बनाने की पावर है, बिफोर मेकिंग देम, बोले वो रूल्स एंड बायलॉज को बनाने से पहले क्या करेगी? बनाने से पहले पब्लिश करेगी। क्या पब्लिश करेगी? ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज रूल्स और बायलॉज। क्यों पब्लिश करेगी? बोले उन लोगों के लिए जो उनसे अफेक्ट होंगे, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय। अच्छा, पब्लिकेशन कैसे होगा? बोले जैसे अथॉरिटी को सफिशिएंट लगे, या तो वैसे या जैसे गवर्नमेंट बोलेगी वैसे। द पब्लिकेशन शैल बी मेड इन सच मैनर एज दैट अथॉरिटी डीम्स टू बी सफिशिएंट, और या फिर कैसे पब्लिश होंगे? इन सच मैनर एज द गवर्नमेंट कंसर्न प्रिस्क्राइब्स, बोले या तो जैसे गवर्नमेंट बोले वैसे पब्लिश कर देना, या जैसे अथॉरिटी को सफिशिएंट लगे वैसे पब्लिश कर देना। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। अब बेटा ये नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक लास्ट डेट भी बताएगी, उस डेट से पहले पहले जिन लोगों को अपने ऑब्जेक्शन सजेशन बता दे, बोले उस डेट के बाद नहीं बता पाएंगे। तो ये लाइन की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज मत लर्न करना, सिंपल लैंग्वेज लिखा रहा हूं। अथॉरिटी shall also specify the last date for providing objections and suggestions।
अथॉरिटी बेटा एक लास्ट डेट भी बताएगी, जिस डेट तक आप अपने ऑब्जेक्शन या सजेशन बता सकते हैं। तो द अथॉरिटी शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द लास्ट डेट, अथॉरिटी एक लास्ट डेट भी बताएगी जिस डेट तक आप अपने ऑब्जेक्शन सजेशन बता सकते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा, जिन लोगों को अपने ऑब्जेक्शन सजेशन बनाने हैं वो बताए, और जो अथॉरिटी है उनके ऑब्जेक्शन सजेशन कंसिडर कर लेगी। तो ये बोल रहा था अथॉरिटी जिसको पावर थी रूल्स एंड बायलॉज बनाने की, हैविंग पावर टू मेक रूल्स एंड बायलॉज, शैल कंसिडर, वो कंसिडर कर लेगी जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन उसको आए हैं, एनी ऑब्जेक्शन और सजेशन विच में बी रिसीव बाय द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी को ऑब्जेक्शन सजेशन मिले वो कंसिडर कर लेगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। और उसके बाद एक फाइनल स्टेप है कि फाइनल रूल्स एंड बायलॉज बन के ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। अब ये जो रूल्स और बायलॉज पब्लिश हो रहे हैं ऑफिशियल गजेट में, ध्यान रखना ये फाइनल वाले रूल्स और बायलॉज हैं। तो द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ अ रूल और बायलॉ शैल बी, कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि रूल्स बन चुके हैं, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट द रूल्स और बायलॉज हैज बीन मेड। ये आपको मेन पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस पब्लिकेशन में सेक्शन 23 में याद रखने हैं। वन ऑफ द गुड सेक्शंस में से एक है इस चैप्टर के। बताइए स्टूडेंट आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक ये पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, मैं ये आपको कॉपी में लिखाऊंगा सिंपल टर्म्स में। इसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, यहाँ से लर्न नहीं होगी, मैं कॉपी में लिखा दूंगा। पहले एक पॉइंट है, मैं पहले एक डायग्राम बना के, एक एग्जांपल बना के इसको समझा रहा हूं। जब आप कहोगे कि आंसर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जब सिंपल टर्म्स में मैं ही आपको डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लेना। पहले एक बार बुक पे आ जाओ। बेटा चार्ट बन गया सबका? Yes, sir. कोई पार्ट का स्क्रीनशॉट देना है मुझे? शॉट दे दो सर। स्क्रीनशॉट चाहिए है। कौन से वाले पार्ट का चाहिए बताइए? सब पूरा ही चाहिए। पूरे का ही दे दें। लो बेटा पहले इस वाले पार्ट का लो। ले लिया? अब इस वाले पार्ट का ले ले। यस मैडम। Done, sir. डन हो गया? चलिए अब बेटा अगला सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? 24। Yes, sir. अब ये क्या बोलता है बेटा, मुझे बताओ कंपनीज एक्ट 1956 डिलीट हो चुका है या अभी भी कंटिन्यूड है? Delete हो चुका डिलीट है। हो चुका है या अभी भी Delete हो कंटिन्यूड है? चुका है। मेरा क्वेश्चन ये है, Delete. कंपनीज एक्ट Delete हो 1956 चुका है। डिलीट हो चुका है या आज भी कंटिन्यूड है? डिलीट हो चुका। कंपनीज एक्ट 1956 तो डिलीट हो चुका है। Excuse me, sir. हाँ जी, तो फिर सर डेफिनेशन में कि ये क्यों लिखा है कि जो कंपनीज रजिस्टर अभी इस एक्ट में हुई है, प्रीवियस एक्ट में हुई है? जब प्रीवियस एक्ट रहा ही नहीं तो फिर रजिस्टर कैसे हुआ? तो सर प्रीवियस एक्ट नहीं रहा तो उसकी कंपनी तो रहेंगी, कंपनी थोड़ी बंद हो जाएंगी। तो सर जब रजिस्ट्रेशन का एक्ट ही नहीं रहा तो फिर रजिस्टर कहाँ होगी वो? नए भाई रजिस्टर होने की जरूरत क्या है? रजिस्टर तो पहले ही हो चुकी ना भाई। भाई एक्ट तो डिलीट सर हो गया। हुई तो एक्ट में ही होगी अरे ना, सुनो तो मेरी बात, रजिस्टर तो- फालतू बात मत करो। आपके पास आज एक सिंपल सी चीज समझो। आज आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने हाँ। घर बनाया, सिंपल सी चीज पूछता हूँ, आप मर गए तो घर रहेगा या वो घर भी तोड़ दे? हाँ रहेगा वो। तो फिर वही वाली तो बात है भाई। कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू एक कंपनी बना ली, फिर कंपनीज एक्ट चला गया, कंपनी तो रहेगी ना, कंपनी कहाँ जाएगी? एक्ट डिलीट होने से कंपनी तो डिलीट हो जाती है भाई। चलो बेटा कंपनीज एक्ट डिलीट हो गया, 1956 रिपील हो गया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताइए, कंपनीज एक्ट डिलीट होने के बाद पुराने कंपनीज एक्ट की जगह नया कंपनीज एक्ट बना या नहीं बना? बना। बना। कौन सा बना? Companies Act 2013। 2013. कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि कंपनीज एक्ट को पहले रिपील किया गया और फिर री एनेक्ट किया गया। री एनेक्ट करने का मतलब फिर से बनाना। अग्रीड हो? कंपनीज एक्ट को यस सर। डिलीट करके नया बनाया गया।
अच्छा, अब बेटा मुझे बताओ, विद मॉडिफिकेशन बनाया गया होगा या विदाउट मॉडिफिकेशन? विद Modification. With modification. सर मेरे हिसाब से तो कुछ प्रोविजन सेम रहे होंगे, कुछ चेंज कर दिए होंगे। यस सर। तो कुछ चीजें तो विदाउट मॉडिफिकेशन वापस बना दी गई होंगी और कुछ विद मॉडिफिकेशन बना दी गई होंगी। अग्रीड हो? यस सर। तो कंपनीज एक्ट 1956 विद कुछ एरियाज में और विदाउट कुछ एरियाज में, विद एंड विदाउट मॉडिफिकेशन, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन रिपील करके रीएनेक्ट कर दिया गया। कोई दिक्कत है? कंपनीज एक्ट 1956 विद और विदाउट मॉडिफिकेशन रिपील करके रीएनेक्ट कर दिया गया। कोई दिक्कत है? No, sir. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कंपनीज एक्ट 1956 तो डिलीट हो गया, अब मान लो कंपनीज एक्ट 1956 से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है सरकार का, या सरकार का कोई ऑर्डर आया हुआ है। मान लो कंपनीज एक्ट 1956 से जुड़ा हुआ सरकार का कोई ऑर्डर आया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, या मान लो कंपनीज एक्ट 1956 से जुड़ा सरकार ने कोई स्कीम बनाया हुआ है, या मान लो कंपनीज एक्ट 1956 से जुड़े सरकार ने कोई रूल्स बनाए हुए हैं, कंपनीज एक्ट 1956 से जुड़े सरकार ने कोई नोटिफिकेशंस बनाए हुए हैं, कोई ऑर्डर्स बनाए हुए हैं, कोई स्कीम्स बनाए हुए हैं, कोई रूल्स बनाए हुए हैं, मान लो इनसे जुड़े कोई बायलॉज बनाए हुए हैं, इनसे जुड़ा कोई फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म होते हैं अलग अलग एक्ट में, फॉर्म 1 फॉर्म 2 ऐसे, ये सब बनाए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जब कंपनीज एक्ट 1956 डिलीट हो गया, तो क्या कंपनीज एक्ट 1956 से जुड़े हमारे देश में जितने भी सरकार के नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, स्कीम्स, रूल्स, बायलॉज या फॉर्म्स आए होंगे, ये खत्म हो जाएंगे या चलते रहेंगे? चलते रहेंगे सर। तो सर इन्होंने बोला कि जब एक्ट डिलीट हो जाता है, तो जो एक्ट डिलीट हो गया उस एक्ट से जुड़ा अगर कोई भी नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बायलॉ या फॉर्म आया है, तो वो जो नया वाला एक्ट आया ना बेटा, जो नया वाला एक्ट आया है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मतलब पुराने एक्ट के नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बायलॉ जो नया एक्ट आएगा उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। समझ में आई गई बात बेटा? Yes, अरे sir. बोलो। इन्होंने बोला अगर एक एक डिलीट हुआ, अब सोचो अगर कंपनी से डिलीट हो जाता और नया बनता ही नहीं, मान लो नया बनता ही नहीं, तो अगर कंपनी से डिलीट हो जाता और नया नहीं बनता, तो फिर ऑब्वियसली बात है नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बायलॉ खत्म हो जाते। लेकिन इन्होंने बोला क्योंकि कंपनी से डिलीट होके नया बन गया, तो जो पुराने एक्ट के नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बायलॉ या फॉर्म आए थे वो नए वाले एक्ट पे भी अप्लाई हो जाएंगे। बोलो आया? Yes, sir. लेकिन एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड these are not inconsistent with the new act. Provided these are not inconsistent with new act. बोले कंडीशन ये है कि वो न्यू एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, वो न्यू एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। आज पता चले न्यू एक्ट में तो कोई और बात लिख दी, और जो सरकार का ऑर्डर आया हुआ था पुराने एक्ट में उसमें कुछ और बात लिखी है, उल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हैं। नोटिफिकेशन कुछ और बोल रहा है, नया एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। ऑर्डर कुछ और बोल रहा है, कंपनी से कुछ और बोल रहा है, तो फिर ऑर्डर नहीं अप्लाई होगा। पर अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ऐसी बातें जो आपस में क्लैश कर रही हैं, अगर नहीं लिखी हैं, तो फिर इन्होंने बोला कि पुराने एक्ट के नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बायलॉ, फॉर्म नए एक्ट के अंदर भी अप्लाई किए जाते हैं। ये बेटा बोलता है सेक्शन 24। बताइए आया नहीं आया समझ में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कोई क्वेरी हो तो बोलिए। नो सर। No, sir. किसी स्टूडेंट की है? No, sir. नो सर।
ठीक नो सर। ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं, आपने ये एग्जाम्पल अगर नहीं बनाया हो तो पहले मैं इसकी थ्योरी आपको डिक्टेट कर रहा हूं, थ्योरी के नीचे एग्जाम्पल बना लेना, और अगर आपने एग्जाम्पल बना लिया है तो उसके नीचे थ्योरी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं लिखूंगा, थ्योरी लिख रहे हैं बेटा आप लोग, करूं स्टार्ट डिक्टेशन? यस सर। और अगर कोई Yes, पार्ट sir. छूट जाए तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय चांस किसी का Okay, छूट जाए, sir. वैसे तो मैं धीरे धीरे डिक्टेट करूंगा, फिर भी बाय चांस छूट जाए तो बता देना। तो मैं बोल रहा हूं, लिखो, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज repealed, where any central act or regulation is repealed and reenacted, बोले रिपील हो गया फिर रीएनेक्ट कर दिया, where any central act or regulation is repealed, REPEALED, and reenacted, RE फिर डैश लगाना, फिर ENACTED, RE-ENACTED। तो where any central act or regulation is repealed and reenacted with or without modification, with or without modification, then any notification, order, scheme, rule, form और bylaw issued under the repealed act, जो रिपील्ड एक्ट में आए थे, issued under the repealed act, जो रिपील्ड एक्ट में आए थे, issued under the repealed act, issued under the repealed act shall apply to the provisions, so reenacted, जो reenact हुए उसमें भी अप्लाई होगा, shall apply to the provisions so reenacted, provided these are not inconsistent, provided these are not inconsistent with the provisions reenacted. Provided these provisions are not inconsistent with the provisions so reenacted. लिख लिया बच्चों सबने? यस सर। यस सर। अब एक बार लाइन रीड कर लो, देख लो समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो फिर मैं यहाँ पे आके आपको बोलूं कि मेरा सेक्शन 23-24 कंप्लीट हो गया, 25-26 पढ़ा चुका हूं, मैं अगले सेक्शन पे चलूं 27। सर हाँ बेटा बोलिए। सर आपने क्या बताया था कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया होता तो फिर नोटिफिकेशंस का क्या होता? फिर तो बेटा खत्म हो जाते ना, किस पे अप्लाई होते भाई? रूल ये कि पुराना वाला डिलीट होके नया आया तो पुराने वाले के नोटिफिकेशन नए वाले पे लग गए। जैसे नहीं होता, मेरे पास एक चार्जर पड़ा था आईफोन का, अब मैंने पुराना वाला आईफोन बेच के नया वाला आईफोन ले लिया तो वो चार्जर नए फोन में काम आ जाएगा। लेकिन मान लो मैंने पुराना फोन बेचा, नया फोन लिया ही नहीं, तो चार्जर बेकार हो गया। सेम कॉन्सेप्ट, पुराने एक्ट के ऑर्डर थे, पुराने एक्ट की जगह नया एक्ट आया तो नया एक्ट में अप्लाई हो गए, नया एक्ट नहीं आया तो खत्म हो जाएंगे। समझ गए? यस सर। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स बच्चों? ठीक है। नो सर। अच्छा एक बार बुक निकालो वापस से। हेडिंग मिली आपको सेक्शन 24? यस सर। इसके आगे लिख लेना बेटा रेफर नोट्स, इसके आगे लिख लेना रेफर नोट्स, नहीं तो एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, याद नहीं रहता है पढ़ना। रेफर नोट्स लिख लेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये सेक्शन नोट्स में लिखा हुआ है और हमें नोट से पढ़ के जाना है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर।
अच्छा, रिकवरी ऑफ फाइन्स पढ़ी चुके हैं? Yes, sir. और सेक्शन 26 हम पढ़ी चुके हैं, प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनैक्टमेंट पढ़ चुके हैं। Yes, sir. अब एक टॉपिक है बेटा, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, सेक्शन 27। अब ये क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट देना बेटा, बस मैं पानी ला रहा हूं, 1 मिनट दे दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। बेटा अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं बच्चों। होता क्या है, एक चीज समझना, होता क्या है बच्चों, एक चीज समझना। मान लो लीगली एक पर्सन को दूसरे पर्सन को कोई नोटिस भेजना है। जैसे बेटा याद है, आपने पढ़ा होगा, मैं फाउंडेशन का एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूं। मैं फाउंडेशन का एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि जैसे एक कंपनी हम फॉर्म करते हैं, या कंपनी का छोड़ो और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक पार्टनरशिप होती है। तो जैसे याद करो, मैंने बताया था पार्टनरशिप एट विल होती है। तो पार्टनरशिप एट विल में अगर कोई भी पार्टनर को रिटायर होना होता है तो उसको बस नोटिस देना होता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, और वो रिटायर हो सकता है। याद आ रहा है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. पार्टनरशिप एट विल होती है तो उसमें नॉर्मल सा होता है, पार्टनर को नोटिस देना होता है और नोटिस देके वो रिटायर हो जाए। तो बेटा जैसे मैं एक फर्म में पार्टनर हूं और मुझे बाकी पार्टनर्स को नोटिस देना है, समझना बेटा, मैं एक फर्म में पार्टनर हूं और मान लो मुझे बाकी पार्टनर्स को नोटिस देना है। तो नोटिस आप कैसे भेजोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे। कैसे भेजोगे बेटा? Registered post. रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होती है बेटा? पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है बेटा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने होते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके जो भी फीस उन्हें चार्ज करनी होती है वो चार्ज कर देते हैं, और आपको एक रिसिप्ट इशू कर देते हैं उस चीज की। तो बेटा वो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, बाय पोस्टल डिपार्टमेंट लगती है। बेटा एक तो कुरियर होता है, कुरियर तो प्राइवेट होता है। तो बेटा अब ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, 27, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर किसी भी लॉ में आपको किसी को कोई नोटिस भेजना है या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, जैसे मान लो मुझे एलिश को या निमिष को ले लो, निमिष गुप्ता, मान लो मुझे निमिष गुप्ता को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, मान लो मुझे निमिष गुप्ता को कोई क्या भेजना है? डॉक्यूमेंट भेजना है। तो बेटा जो सेक्शन है 27 ये बोलता है कि अगर आपको किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है या आपको किसी को कोई भी नोटिस भेजना है, तो आपको जिसको जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है, आपको जिसको जो भी नोटिस भेजना है, वो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। बोले आपको जिसको जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है, जिसको जो भी नोटिस भेजना है, वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट किससे भेज दिया है, इन्होंने बोला कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है और उस पर प्रॉपर एड्रेस डाल दिया है, जैसे मैं निमिष को भेज रहा हूं तो निमिष का प्रॉपर एड्रेस डाल दिया है, और जो भी कोरियर के चार्जेस है, कोरियर के तो क्या, जो भी पोस्टल चार्जेस है वो सब मैंने प्री पे कर दिए, मतलब मैं पे करके बैठा हूं, निमिष को नहीं बोल रहा कि तू पे कर। तो अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट
बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिया है, मैंने कोई नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिया है और मैंने उसके जो चार्जेस है वो भी प्रीपे कर दिए हैं और उस पर प्रॉपर एड्रेस डाल दिया है, तो ये मान के चला जाएगा कि वो नोटिस सामने वाले को मिल गया है, चाहे एक्चुअल में मिला हो चाहे एक्चुअल में नहीं मिला हो। लॉ बोला मुझसे कोई मतलब नहीं। बोले अगर हमने निमिष को कोई डॉक्यूमेंट भेजा और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा और चार्जेस प्रीपे कर दिए और प्रॉपर उस पर एड्रेस डाल दिया, तो हम अज्यूम करेंगे कि निमिष को वो डॉक्यूमेंट मिला है। अब मान लो निमिष को डॉक्यूमेंट मिला था पर निमिष ने रिफ्यूज कर दिया लेने से, बोले मैं तो नहीं ले रहा, जाओ भाड़ में जाओ, तो लॉ बोला निमिष के रिफ्यूजल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले उसने मना करा होगा, भाड़ में जाए, हम ये मानेंगे कि निमिष को डॉक्यूमेंट मिला है। बस रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली पोस्ट कर दो, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दो, चार्जेस पे कर दो, जो भी चार्जेस है वो प्रीपे कर दो और उस पर प्रॉपर एड्रेस डाल दो, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि सामने वाले को नोटिस मिल गया है, चाहे एक्चुअल में मिला हो चाहे नहीं मिला हो। मान लो नोटिस खो गया रास्ते में, बोले भाड़ में जाए, खो गया, हम ये अज्यूम करेंगे कि सामने वाले को नोटिस मिला है। बताओ बेटा ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब बेटा ये जो प्रोविजन है इसमें एक डिसाइडेड केस हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है बेटा इस प्रोविजन में? डिसाइडेड केस तो आप लोग समझते ही हैं क्या होते हैं। Yes, sir. आप लोग ने फाउंडेशन में भी ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, कोर्ट के केसेस डिसाइडेड केसेस यही होते हैं। तो बेटा इसमें क्या हुआ हुआ है? डिसाइडेड केस। इनफैक्ट इसमें मैं 2 डिसाइडेड केसेस पढ़ाऊंगा, हालांकि आपकी बुक्स में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम में एक बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। एग्जाम में बहुत पहले की बात बता रहा हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन का जो आंसर था, उस आंसर के अंदर ये डिसाइडेड केसेस लिखे हुए थे। तो जैसे एक डिसाइडेड केस तो था, मैं बताता हूं आपको, जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह का। लिखूंगा बोर्ड पे नाम, रुको। एक डिसाइडेड केस तो था बेटा जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह। सर इस केस में ही कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि अगर आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है और मान लो सामने वाला रिफ्यूज कर रहा है उसको लेने से, बोले सामने वाले की रिफ्यूजल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि सामने वाले को नोटिस मिल गया है। इन्होंने बोला वेयर अ नोटिस हैज बीन सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द अदर पर्सन रिटर्न्स द सेम, मतलब हमने किसी को नोटिस भेज दिया लेकिन सामने वाले ने रिटर्न कर दिया, बोला मैं नहीं ले रहा, तो लॉ बोला हम ये अज्यूम करेंगे कि सामने वाले को नोटिस मिल गया है। अब उसने नहीं लिया, वो उसकी गलती। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो ओवरऑल ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजना है तो हम ये मानेंगे कि उसको वो डॉक्यूमेंट मिल गया है अगर उसमें हमने प्रॉपर एड्रेस डाला है, चार्जेस प्रीपे किए हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। और फिर एक रेफरेंस केस याद रखेंगे जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह का, जो ये बोलता है कि अगर आपने नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा और सामने वाले ने नहीं लिया तो गलती उसकी है, हम ये मान के चलेंगे कि सामने वाले को नोटिस सर्व हुआ है। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अच्छा, अब बेटा इसमें एक रेफरेंस केस और हुआ है, ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। पहले केस का नाम लिख देता हूं, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीम सेन माखीजा। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा। अब सर इस केस में कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी ये समझना बेटा। इंटर लेवल पे तो ऐसा कोई लॉ आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल लेवल पे आएंगे। सर ज्यादातर लॉज में तो ऐसा लिखा हुआ होता है कि आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। तो जिन लॉज में रजिस्टर्ड पोस्ट से लिखा हुआ है भेजना है, वहां हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया तो बात खत्म। पर कई लॉज ऐसे होते हैं जहां ऐसा लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है। कई लॉज ऐसे होते हैं बेटा जहां ये लिखा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है। अब बेटा रजिस्टर्ड पोस्ट अलग होता है
और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू अलग होता है। यही इस रेफरेंस केस ने बोला यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा। सर जैसे अगर आप आगे जाके कभी सेबी एक्ट पढ़ते हो सीए फाइनल्स में, मतलब सीए फाइनल के सिलेबस में तो आता ही है, तो सेबी एक्ट में हर जगह रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू आपको लिखा हुआ मिलेगा। पता है रजिस्टर्ड पोस्ट में तो क्या होता है, जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट निमिष को भेजना है तो मैं जाऊंगा पोस्टल डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, उनको पैसे दूंगा, वो मेरे को एक रिसिप्ट बना के दे देंगे, खत्म। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू अलग है। उसमें क्या होगा, पहले मैं जाऊंगा पोस्टल डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, वो उनको पैसे जमा करूंगा और वो मेरे को एक रिसिप्ट बना के दे देंगे। फिर पोस्टल डिपार्टमेंट बेटा जब निमिष को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा तो वो मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हे अभिषेक लोहिया, ये आपकी सूचना के लिए कि हमने ये डॉक्यूमेंट निमिष को सबमिट कर दिया है। तो इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट से हमें मिलता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो इस तरह का एक एक्सेप्टेंस, एक एक्नॉलेजमेंट आपको पोस्टल डिपार्टमेंट से मिलता है कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिया है। तो जब पोस्टल डिपार्टमेंट इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट भी आपको बना के देगा कि हमने सामने वाले को डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अब यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बोला अगर किसी लॉ में रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से नोटिस भेजने बोला है और उस केस में आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा है, तब फिर वो नोटिस प्रॉपर्ली भेजा हुआ माना नहीं जाएगा। बोले किसी लॉ में सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी लॉ में रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू लिखा है फिर आपने नोटिस सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया, तो बोले ये नोटिस प्रॉपर्ली भेजा हुआ माना नहीं जाएगा। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई नहीं है? यस सर। यस सर। सबको आई? कोई क्वेरी हो तो पूछो बेटा पहले। नो सर। तो देखो ये सेक्शन पहले तो क्या बोल रहा है कि अगर आपको किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो प्रॉपर्ली एड्रेस कर दो, जो भी उसके खर्चे वर्चे हैं चार्जेस है वो प्रीपे कर दो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, तो मान के चला जाएगा कि सामने वाले को वो नोटिस मिल गया है। फिर एक रेफरेंस केस था जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह का। वो क्या बोला कि अगर आपने किसी को नोटिस भेजा है और सामने वाला लेने से मना कर रहा है तो हम तो यही मान के चलेंगे कि सामने वाले को नोटिस मिला है। और दूसरा केस हुआ यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा का। ये केस क्या बोला कि अगर किसी लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है और फिर